हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो और ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कल के वीडियो में मैंने डेमो दिया था कि हिंदी का जो पेपर आएगा यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे उसका मैंने आपको डेमो डेमो दे दिया था कि वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज की फर्स्ट क्लास जो है यहीं से शुरुआत होगी। 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा लेखक और उनकी रचनाओं से। तो अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, रचना और उनके लेखकों के नाम से आएगा 3 प्रश्न या 2 प्रश्न। तो 2 प्रश्न अगर आता है तो 4 नंबर का, 3 प्रश्न आता है तो 6 नंबर का। आप यहां से सही कर पाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन जब किया जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, उसके आधार पर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। काल का मतलब होता है समय। अब इसके समय क्रम को मैं बता देता हूँ। आदिकाल जो है, आदिकाल 750 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को कहते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं और इसका कालक्रम जो है 1350 लगभग लगभग में ये सबका रहेगा, किसी का करेक्ट नहीं बताया गया है। लगभग 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक किसका काल है? भक्ति काल का काल है। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल में 1850 ईस्वी से अब तक, यानी कि वर्तमान तक को आधुनिक काल बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आदिकाल के 2-3 नाम और होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, या किस काल को चारण काल के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसा कौन सा काल है जिसे सिंगार काल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं उसको आपको इसमें बताऊंगा। तो आदिकाल का 2 नाम यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि आदिकाल को रासो साहित्य काल भी बोलते हैं, चारण काल भी बोलते हैं और वीरगाथा काल भी बोलते हैं। रासो साहित्य काल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रासो साहित्य लिखा गया था। अब इसमें एक और चीज का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आदिकाल के कौन कौन से लेखक हैं या कवि हैं, यानी कि आदिकाल में कौन कौन से रचनाकार आते हैं और भक्ति काल में कौन कौन से रचनाकार आते हैं, रीति काल में किनका किनका नाम आता है और आधुनिक काल में। इन चारों कालों के बारे में अगर सबका नाम और सबके अगर रचनाएं आपको पता रहेंगी, जो कि याद करना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, रचनाकार हैं उसके, वो मैं इसमें बता दूंगा। 90% चांसेज है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। अब आदिकाल का ट्रिक है किसका याद करने का, कि आदिकाल में कौन कौन लोग आते हैं। विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल, जगनिक, दलपति, नल सिंह। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, कि कैसे हम याद रखेंगे कि आदिकाल में कौन कौन से लोग आते हैं, ये तो इतना नाम याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से। बच्चा अनाज दो ना, आप जैसे किसी से मांगोगे, कोई मांगता है बच्चा अनाज दो ना, तो बा से हो जाएगा विद्यापति और चा से हो जाएगा चंद्रबरदाई। बा से विद्यापति, चा से चंद्रबरदाई और आ से अमीर खुसरो, ना से नरपति नाल, जा से जगनिक, दा से दलपति विजय और नल सिंह आ जाएगा ना से। अब ये याद हो जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बच्चा अनाज दोना अगर आपको याद है तो बा से हो जाएगा विद्यापति, चा से चंद्रबरदाई, आ से हो जाएगा अमीर खुसरो, ना से नाल नरपति नाल और जा से जगनिक, दा से दलपति विजय और ना से नल सिंह। ये आपको नाम याद हो जाएगा। उसके बाद आपको अगली चीज क्या करना है कि आपसे पूछा जा सकता है कीर्तिलता किसकी रचना है, या पूछा जा सकता है
पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। रासो रासो जो ये है इसे बोलते हैं रासो साहित्य। तो रासो साहित्य किसमें आता है? आदिकाल में आता है। विद्यापति की 3 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो ये विद्यापति की रचना हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। हर बार नहीं कह सकते, ज्यादातर परीक्षाओं में इसी को पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। अमीर खुसरो की कौन सी रचनाएं हैं? तुगलकनामा, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां भी कई चीजें रचित किए हैं। तो तुगलकनामा आप यहाँ पर याद कर लेंगे तो आपको ये हिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। नरपति नाल, नरपति नाल ने रचना की है बीसलदेव रासो की। जगनिक ने परमाल रासो की। दलपति विजय ने खुमान रासो की। नल सिंह ने विजयपाल रासो की। अब आगे कौन सी रचना आएगी ये तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे की चीज में भक्ति काल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताता हूँ। टॉपिक थी भक्ति काल की। भक्ति काल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने रहेंगे। भक्ति काल, इसका काल है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक लगभग। भक्ति काल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल में भक्ति की भावना चरम स्तर पर थी। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण, सगुण। निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। सगुण ब्रह्म में साकार ब्रह्म की, जैसे हम लोगों के जो देवता हैं राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो इन सब में जिनका मतलब कोई आकार है वो भक्ति जो की जाती थी सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की उपासना जिसका कोई आकार ना हो। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन उठाएगा, बोल देगा तुलसी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं या सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा के निम्न में से कौन सा कवि नहीं है, तो 3 इसमें से नाम आ जाएगा और 1 इसमें से नाम दे देगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे कि कौन सगुण भक्ति में कौन से कवि आएंगे, कौन निर्गुण भक्ति में कौन से कवि आएंगे। रही बात उनकी रचनाओं की, तो रचनाएं बता देते हैं। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ज्ञान मार्गी भी बोलते हैं, प्रेमाश्रयी को प्रेम मार्गी भी बोलते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के जो प्रमुख हैं कबीरदास, इनकी रचना है बीजक। बीजक 3 भागों में बटी है जिसका नाम है साखी सबद्रमैनी। आसानी से आप याद कर सकते हैं बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। बीजक 3 भागों में बटी है, साखी सबद्रमैनी। ठीक है। अब इसके बाद प्रेमाश्रयी में, प्रेमाश्रयी में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रयी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत और अखरावट। ये 2 इनकी रचनाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। अभी 2018 में जो हुआ था यूपी पुलिस का पेपर, उसमें पूछा गया था कि पद्मावती ऐसे नहीं पूछा था, शायद पूछा था जायसी कृत कौन सी रचना है। तो जायसी द्वारा रचित रचना कौन सी थी? पद्मावती। पद्मावती उसमें की जो है नायिका है, तो पद्मावत उसकी रचना है। सगुण भक्ति का विधारा में राम भक्ति आता है और कृष्ण भक्ति आता है। राम भक्ति में तुलसीदास आते हैं। सबको पता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? सबसे प्रमुख रामचरितमानस, उसमें गीतावली, कवितावली ये भी रचनाएं प्रमुख है। तो ये आपको याद कर लेना है कि राम भक्ति काव्य धारा के तुलसी हैं और उनकी रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली। कृष्ण भक्ति में अष्टछाप के जितने भी कवि आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उसी को बताया जाए कि अष्टछाप में कौन से कवि आते हैं। अष्टछाप के कवि जो हैं सीधे सीधे इसमें दिख रहा है कि अष्टछाप यानी 8 कवि होंगे। 8 कवि में सूरदास भी आते हैं, तो कृष्ण भक्ति में 8 वो कवि आ जाएंगे। इसमें सूरदास को मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ये आसानी से कैसे आपको याद होगी? कहीं भी अगर आपको कोई रचना दे और पूछे कि इसमें कौन सी रचना किसकी है, अगर उस रचना में सूर सरावली, सूर सागर, सूर पचीसी, सूर विनय पत्रिका अगर दिखा मिल जाए आपको तो सीधे समझ जाइएगा कि वो किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। आपको ये
इसको नहीं याद करना पड़ेगा, इसको नहीं, और इसको भी नहीं याद करना पड़ेगा, और इसको भी नहीं। किससे आप समझ जाएंगे कि सूर की रचना है? सीधा सीधा सामने ही लिख दिया है, सूर सरावली, यानी कि सूरदास की रचना। तो ये इसे याद करना आसान है, बाकी आपको ये याद कर लेना है, ये तीनों, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और नल दमयंती। ये भ्रमर गीत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, अष्टछाप कवियों के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। अष्टछाप कवि जो है, जरूरी नहीं है कि केवल यूपीपी में ही पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी का प्रश्न आता है तो अष्टछाप कवि, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज का पेपर उठा के देख लीजिएगा, जरूर से ही 2-3 बार में एक बार जरूर ही पूछ लेता है। तो अष्टछाप कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अष्टछाप कवि भक्ति काल का है, कृष्ण भक्ति के ये सभी कवि हैं जो 8 हैं। अब देखिए भक्ति काल के अष्टछाप कवि की ट्रिक क्या है। कृष्ण के परम भक्त सूर कुंभा, चतुर नंद पुत्र छीत गोविंदा। कृष्ण के परम भक्त कौन थे? सूरदास। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, कृष्ण के परम भक्त सूर कुंभा, चतुर नंद पुत्र, नंद कौन? कृष्ण के जो पिता थे, नंद बाबा, जो आती हैं नंद बाबा, यशोदा माँ। तो चतुर नंद के पुत्र, चतुर नंद पुत्र छीत गोविंदा, गोविंदा कौन? कृष्ण जी। तो कृष्ण के परम भक्त सूर कुंभा, चतुर नंद पुत्र छीत गोविंदा। तो इससे आप अगर इसे याद कर लेंगे, 2-3 बार बोलेंगे या 5 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। नाम को याद करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इसे याद करने से क्या होगा कि आप ये ध्यान रख पाएंगे कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कृष्णदास, परमानंद, सूरदास, कुंभन दास। तो पहली लाइन के चारों जो नाम आएंगे वो किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन से जो बनेगा वहां पर। गोस्वामी विठलनाथ कौन है? गोस्वामी विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। अब ये जो निचली वाली लाइन है, इसमें जो चारों नाम आएगा वो स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। यहां से आप नाम भी याद कर पाएंगे और इनके कौन गुरु हैं, अर्थात गोस्वामी विठलनाथ और वल्लभाचार्य, इसको भी आप याद कर पाएंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, ये चीज आप पक्का कहीं पर लिख भी लीजिएगा कि इस रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रीतिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट रचना है उसको मैं बता दूं। ट्रिक ये है, भाभी बाप के घर गई, हंसने वाली चीज है, हंस लीजिए कोई बात नहीं। भाभी बाप के घर गई, भा से हो जाएगा भूषण, और भी से हो जाएगा भिखारी दास, बा से हो जाएगा बिहारी। बिहारी की इंपॉर्टेंट रचना क्या है? बिहारी सतसई। एक ही रचना किए हैं, बिहारी सतसई। तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई। भा से भूषण, भी से भिखारी दास, बा से बिहारी, पा से पद्माकर, और के से केशव या केशवदास, जिसकी रचना है रामचंद्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और घा से घनानंद, घनानंद की 2 रचनाएं हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, सुजान हित, सुजान सागर। अगली टॉपिक आपके सामने। अब आधुनिक काल के इंपॉर्टेंट कवि, लेखक और उनकी रचनाएं जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जाके अब शुरू हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट पहले का भी था, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये सभी रचनाएं हैं, और इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ज्यादातर रचनाओं में आप पाएंगे प्रेम। तो आप एक दिमाग में ये रख लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का, खुद से सोच लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम भी कहते हैं। तो जैसे सूरदास में उनकी लगभग लगभग रचनाओं में सूर सूर जुड़ा था, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। इसी तरह से जो सूर की जो रचनाएं थी उसमें सूर सूर जुड़ा था, इसमें प्रेम प्रेम जुड़ा है। तो सूरदास की कुछ रचनाएं थी, जैसे था कि भ्रमर गीत था, ये सूरदास की रचना थी। तो 2-3 रचनाएं थी जिसमें वो सूर नहीं लगाए थे। बाकी इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी सारी रचनाओं में प्रेम 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 प्रेम। तो इससे आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर प्रेम आ रहा है तो ज़्यादा चांसेज होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और याद करने वाली चीज़ क्या है? भारत दुर्दशा। ये जो पीछे जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधेर नगरी, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये उसी में था। तो अंधेर नगरी भी इन्हीं की रचना है, सत्य हरिश्चंद्र इन्हीं की रचना है, और नील देवी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की ये 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदान गबन सेवा सदन, सेवा सदन को पूछा गया था, ये इनका पहला उपन्यास है। पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन है? तो सेवा सदन इनका पहला उपन्यास था। गोदान गबन सेवा सदन, ये तीनों हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। और इन्होंने 300 प्लस कहानियां लिखी हैं, लेकिन कहानियों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इनकी रचना इंपॉर्टेंट ये है। जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत ज़्यादा है। अब प्रेम का चित्र झलक आया, इसी ट्रिक से हम आपको बताएंगे इनकी सारी रचनाओं के बारे में। प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, कामायनी, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, लहर, करुणामय, आंसू, अजात शत्रु, कंकाल, ध्रुवसामिनी, जन्मेजय का यज्ञ, ये सारी चीज़ें जो हैं, तितली, मतलब इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट रचना यही है। और ट्रिक से इतना ही याद करना है आपको, प्रेम का चित्र झलक आया। अगर आपको ये लाइन याद है, प्रेम का चित्र झलक आया, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी रचनाएं आपके दिमाग में। प्रेम का प्रे से प्रेम पथिक, माँ से महाराजा का यज्ञ, महाराजा का महत्व, वो तो जन्मेजय का यज्ञ इन्हीं का है। प्रे से प्रेम पथिक, माँ से महाराजा का महत्व, का से कामायनी, और का 2 बार इसमें प्रयोग किया जाएगा, का से कानन कुसुम। चित्र से चित्राधार, झलक से झलक के झा से झरना, ला से लहर, का से करुणामय, आ से आंसू, आ को 2 बार प्रयोग करना है, आ से अजात शत्रु। और जोड़ सकते हैं आप अलग से, कंकाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का यज्ञ, और कई रचनाएं हैं। इतना आप याद कर लेंगे तो इतना काफी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन, इन दोनों की कौन कौन सी रचनाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं अनामिका, गीतिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। इंपॉर्टेंट रचना इनकी कौन सी है? सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। एक और इनकी रचना है चाबुक। इनको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके राम की शक्ति पूजा से प्रश्न पूछा था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता का नाम है। तो हरिवंश राय बच्चन ने दो चट्टाने वाली रचना में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त किया है। मैंने बताया था कि अकादमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, आगे भी पूछ सकता है। मधुशाला, नीड़ का निर्माण फिर, ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की, जरूर से याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे की चीजें, सुमित्रा नंदन पंत की इंपॉर्टेंट रचना है कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि चिदम्बरा इनकी जो रचना है, इस पर इनको मिला था हिंदी साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे बोलते हैं ज्ञानपीठ का पुरस्कार। चिदम्बरा में मिला था, किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और पल्लव, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हरिओद जी का पूरा नाम क्या है?
हरियो जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। इनकी प्रमुख रचना प्रिय प्रवास। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका क्वेश्चन बन सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने क्या किया है, तार सप्तक का प्रकाशन किया है। तार सप्तक कितने बार, 3 बार प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचना है साकेत, जरूर से याद कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक भी हैं। इनके बारे में मैंने बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन इन्होंने ही किया था, जो मैंने बताया 750 ईसा पूर्व से लेकर के 1350 ईसा पूर्व तक। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वो जो विभाजन जो मैंने बताया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि 2 लिखे हैं, एक चिंतामणि पार्ट 1 है और चिंतामणि पार्ट 2 है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ही है। रसमीमांसा, मित्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और त्रिवेणी, ये किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उसके पास जरूर भेजें। मैं नहीं चाहता कि यूपीपी में हिंदी में किसी का मार्क्स कम आए।